दोस्तों जरा इमेजिन करो, हर सुबह किसी नए राज्य का नया उद्धार, हर शाम किसी और राजा का पतन या डाउनफॉल, कहीं शादियों में डिप्लोमेसी का जाल, कहीं जंगों में तलवारों की चीख और बीच में एक ऐसा कल्चरल एक्सप्लोजन जहां ग्रीक वॉरियर्स, सेंट्रल एशियन हॉर्समैन, तमिल पोएट्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ट्रेडर्स फ्रॉम रोम सब मिलकर एक नई पहचान का रंग भर रहे थे। पोर्ट्स पर भरी हुई शिप्स मसालों की खुशबू लेकर निकल रही हैं, सिल्क रूट पर कारवान्स रात भर चल रहे हैं और मंदिरों, टूपास और केव्स के अंदर कला का एक नया रूप जन्म ले रहा है। ये दौर था स्कल्प्टर्स का, थिंकर्स का, ट्रैवलर्स का और ड्रीमर्स का। हर स्टैचू, हर कॉइन, हर पोम एक ही बात चिल्लाकर कह रही थी, इंडिया इज राइजिंग अगेन एंड दिस टाइम इवन स्ट्रॉन्गर। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की सोशल साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 6 द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। मौर्यन एम्पायर के बाद का जो समय था उसे कभी कभी एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है? उस दौर के एम्परर्स कौन कौन से मूल्य या सिद्धांत को फॉलो करते थे जो उनके शासन को गाइड करते थे? विदेशी आक्रमणकारी मीन्स फॉरेन इन्वेडर कैसे इंडियन सोसाइटी में घुल मिल गए और उन्होंने कल्चरल इन्फ्लुएंस यानी सभ्यताओं के मेल में कैसे योगदान दिया? दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट होता है जगदीश चंद्र बोस की बड़ी ही फेमस कोट से। इसमें वो कहते हैं कि हमारी धरती की खास बात ये है कि ये हमेशा से एक लिविंग ट्रेडिशन रही है, मतलब ये कभी रुकी नहीं और इसमें एक ऐसी शक्ति है जो इसे बार बार नया रूप देने की ताकत देती है। इसी शक्ति के साथ भारत ने अपने आप को कई बदलावों के बीच दोबारा से संभाला और बदल दिया। भविष्य और ध्रुव एक और एडवेंचर के लिए रेडी थे और जैसे ही उन्होंने इतिहास का यूज किया वो एक नए हिस्टोरिकल पीरियड में पहुंच गए। यहाँ उन्हें कई अलग अलग आर्ट पीसेस मिले जो देखकर उन्हें लगा कि ये शायद एक ही किंगडम के नहीं बल्कि कई किंगडम्स के हो सकते हैं और वो बिल्कुल सही थे। स्टूडेंट्स, मौर्यन एम्पायर के बाद का टाइम काफी ड्रामेटिक था। अशोका के बाद के रूलर्स के बारे में हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ये माना जाता है कि लास्ट मौर्यन एम्पायर को 185 बीसी के आसपास पुष्यमित्र शंगा ने हटा दिया, जिससे पूरा एम्पायर टूट गया। बस आधी सदी के बाद एक महान साम्राज्य बिखर चुका था। इसके बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में नए नए किंगडम्स उभर कर आए, जिनमें से कई पहले से मौर्यन एम्पायर के अंडर ही थे। नॉर्थ वेस्ट रीजन कमजोर पड़ गया, जिससे फॉरेन इन्वेजन का खतरा बढ़ गया। इसी वजह से इस पूरे समय को एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया, क्योंकि इस दौर में पूरी टेरिटरीज को दोबारा से रीअरेंज किया जा रहा था। नए किंगडम से एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे और इंडिया का मैप और लोगों की जिंदगी दोनों ही काफी बदल गई थी। फ्रेंड्स, मौर्यन एम्पायर के बाद नए किंगडम्स एक दूसरे से कंट्री के कंट्रोल के लिए एक दूसरे से कम्पीट करने लगे। कभी शांति से मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाते, यानी राजा अपनी बेटी का विवाह पड़ोसी किंगडम में करके दोस्ती बनाता, और कभी ये कंट्रोल वॉर से दिया जाता। बॉर्डर्स पर लगातार टेंशन रहती थी क्योंकि उन्हें सेफ रखना बहुत जरूरी था। इसी बीच आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और कल्चरल एक्सचेंज भी तेजी से बढ़ने लगा और जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस टाइम पर दो तरह की डायनेस्टीज उभर कर आई विद इन द सबकॉन्टिनेंट, जैसे शंगाज, सातवाहनास, चोलास, चेरास और पांड्यास, और आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट से इंडोस, ग्रीक्स, चकाज और कुशानास। ये सब मिलकर भारत के कल्चर को और भी रिच बना रहे थे। द सर्ज ऑफ द शंगाज। स्टूडेंट्स, मौर्यन एम्पायर के बाद भारत में एक नया पावरफुल डायनेस्टी उभर कर आया, जिसे हम कहते हैं शंगा डायनेस्टी, जिसे पुष्यमित्र शंगा ने एस्टेब्लिश किया। उन्होंने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया पर रूल किया और अपनी पावर दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ की, जिसमें एक घोड़ा आजाद छोड़ा जाता था। जिस टेरिटरी से घोड़ा बिना रुके निकल जाए वो राजा की हो जाती थी और अगर कोई रोके तो दोनों किंगडम्स के बीच में बैटल होती थी। शंगा एम्पायर साइज में मौर्यन एम्पायर से छोटा था, पर पुष्यमित्र ने अपने राज्य को इन्वेडर से सेफ रखा और कुछ टाइम बाद ग्रीक के साथ फ्रेंडली रिलेशंस भी बनाए। उनके बाद शंगा एम्पायर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, लगभग एक सेंचुरी के बाद खत्म हो गया। इस दौर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था वैदिक रिचुअल्स का रिवाइवल, लेकिन साथ ही दूसरे रिलीजन्स एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज भी ग्रो होते थे। शंगाज ने आर्ट और आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट किया। आप इमेजेस में देख सकते हैं कि भरत स्तूपा के रेलिंग्स, कार्विंग्स, डांसर्स, एलिफेंट्स और लक्ष्मी जी की सुंदर इमेजेस शंगा पीरियड की शानदार कला को रिप्रेजेंट करती हैं। संस्कृत भी इस टाइम की एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बन गई थी और पतंजलि ने इसी टाइम पीरियड में योगा सूत्रास कंपाइल किए। ये सब मिलकर दिखाता है कि शंगा पीरियड में पॉलिटिक्स के साथ साथ कल्चर, आर्ट और लिटरेचर भी काफी फ्लरिश हुआ। स्टूडेंट्स, शंगा पीरियड का एक बहुत ही स्पेशल हिस्सा था आर्ट और क्राफ्ट्समैनशिप का जबरदस्त डेवलपमेंट। आप इमेज में देख सकते हैं कि शंगा आर्टिस्ट ने कितनी वेराइटीज की आर्ट वर्क्स बनाई, जैसे एलिगेंट पिलर विद अ ग्रीक वॉरियर, ब्यूटीफुली कार्व्ड मेल एंड फीमेल फिगर्स और मदर्स विद चिल्ड्रन जो डेली
लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। इस दौर में टेराकोटा और स्टोन कार्विंग दोनों का ही बहुत इस्तेमाल हुआ। आपको यहाँ फैन पकड़ती हुई विमेन, म्यूजिशियंस, डांसर्स, रॉयल फैमिली सीन्स, हेयर ऑर्नामेंट्स, वासेस और इवन आइवरी कॉम्ब जैसे ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं। शंगाज ने ज्वेलरी भी बनाई, जैसे ये गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स और बीड्स ऑफ अ नेकलेस। ये सब हमें दिखाता है कि शंगा पीरियड सिर्फ पॉलिटिक्स का टाइम नहीं था, बल्कि एक ऐसा जमाना था जहाँ आर्ट, कल्चर और क्रिएटिविटी अपने पीक पर थे। शंगाज आर्टिस्ट ने ह्यूमन इमोशंस, गॉड्स, नेचर और एवरीडे लाइफ को इतनी डिटेल में कार्व किया कि उनकी कला आज भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट विंडो बन जाती है उनके समय को समझने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए ताकि वीडियो ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल मैट्रिक्स मोशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। द सतवाहानास। अब बात करते हैं एक और पावरफुल डायनेस्टी की, जो है सतवाहानास, जिसे आंध्रास भी कहा जाता था। ये शंगास के साउथ में डेक्कन रीजन में रूल करते थे और प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा इनके एम्पायर में था। इनकी कैपिटल टाइम टू टाइम चेंज होती रही, जिनमें अमरावती और प्रतिष्ठना यानी पैठान सबसे फेमस है। सतवाहानास का ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग था। उनके कॉइन्स इंडिया के कई रीजन्स में मिले हैं और कई कॉइन्स पर शिप्स भी बनी होती हैं, जो दिखाता है कि मैरीटाइम ट्रेड, शिप बिल्डिंग और नेविगेशन टेक्नोलॉजीज काफी एडवांस्ड थे। कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम की वजह से एग्रीकल्चर भी फ्लरिश हुआ, जिसने इकोनॉमी को स्टेबल बनाया। ये लोग रोम तक ट्रेड करते थे। स्पाइसेस, टेक्सटाइल, सैंडलवुड, लग्जरी आइटम्स जैसे गोल्ड प्लेटेड पर्ल्स एक्सपोर्ट होते थे और ग्लास और परफ्यूम्ड ऑइंटमेंट्स इंपोर्ट किए जाते थे। आप इमेज में नानीघट केव्स देख रहे हैं। ये केव्स एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट पर थे, जहाँ टोल्स और टैक्सेस कलेक्ट होते थे और ट्रेडर्स रेस्ट भी करते थे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पीस की वजह से सतवाहाना पीरियड में आर्ट, लिटरेचर, कल्चर भी बहुत ग्रो हुआ, जिससे ये डायनेस्टी भारत की हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाती है। फ्रेंड्स, सतवाहानास के टाइम की लाइफ बहुत यूनिक थी। यहाँ प्रिंसेस को अक्सर अपनी माँ का नाम दिया जाता था, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिनका नाम उनकी माँ गौतमी बालाश्री से आया। गौतमी बालाश्री पावरफुल क्वीन थी, जिन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को लैंड डोनेट किया और नासिक में एक इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन बनवाया, जो उनके इन्फ्लुएंस को दिखाता है। नानीघट केव्स में मिले इंस्क्रिप्शंस बताते हैं कि एक सतवाहाना विडो क्वीन ने अश्वमेधा यज्ञ तक परफॉर्म किया और वैदिक गॉड्स जैसे इंद्र, चंद्र और सूर्य का जिक्र भी यहाँ मिलता है। इन इंस्क्रिप्शंस में दान यानी गिफ्ट्स, लैंड्स, काउज, एलिफेंट्स, सिल्वर कॉइन्स सभी का जिक्र मिलता है। ये राइटिंग्स ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है और यहाँ कुछ पुराने नंबर्स भी दिखे जो आज के न्यूमेरल से मिलते जुलते हैं। प्रूफ कि इंडिया में ही मॉडर्न न्यूमेरल्स का डेवलपमेंट हुआ। सतवाहानास कृष्णा के फॉलोवर थे, लेकिन उन्होंने वैदिक, जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी टैक्स फ्री लैंड देकर सपोर्ट किया। आप इमेजेस में कार्ला केव्स देख सकते हैं। ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बनाई गई थी और इनमें मैग्निफिसेंट पिलर्स और एक स्टोन स्तूपा भी कार्व्ड है। पीतल खोरा केव्स का यक्ष फिगर भी सतवाहाना आर्ट का एग्जाम्पल है। 3rd सेंचुरी सीई तक वीक सेंट्रल पावर और इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से सतवाहाना एम्पायर छोटे किंगडम्स में टूट गया, जिससे नए रीजनल पावर्स को उभरने का मौका मिला। कमिंग ऑफ द चेडीज। दोस्तों, मौर्यन एम्पायर के गिरने के बाद कलिंगा एक स्ट्रॉन्ग पावर बनकर उभरा, जहां चेडी डायनेस्टी का रूल हुआ। इनके सबसे इम्पोर्टेंट रूलर में से एक थे खरवेला, जो जैन टीचिंग्स के फॉलोवर थे, इसीलिए उन्हें भिक्षु राजा या मॉन्क किंग भी कहा जाता था। लेकिन वो सभी रिलीजन्स और स्कूल्स ऑफ थॉट का रिस्पेक्ट करते थे। भुवनेश्वर के पास जो उदयगिरी खंडगिरी केव्स है, ये जैन मॉन्क्स के लिए बनाई गई थी। इन केव्स में ब्यूटीफुल रॉक कट रूम्स, इंट्रिकेट पैनल्स और स्टैचूज मिलते हैं, जो क्राफ्ट्समैन की अमेजिंग स्किल्स को शो करते हैं। इन्हीं केव्स में एक फेमस हाथी गुम्फ इंस्क्रिप्शन भी मिला है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है। इसमें खरवेला के अचीवमेंट्स, मिलिट्री विक्ट्रीज और लोगों के वेलफेयर के काम का रिकॉर्ड दिया गया है। खरवेला प्राउडली बताते हैं कि उन्होंने एक काउंसिल ऑफ एस्थेटिक्स एंड सेजेस बनाई और उनके रूल्स में हर सेक्ट और हर टेम्पल को प्रोटेक्शन मिली। ये सब इंडियन एथोस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ रूलर्स अपने पावर के साथ साथ सभी ट्रेडिशंस का सम्मान करते थे। चोलास। अब बात करते हैं चोलास की, जिन्हें संगम लिटरेचर में 3 क्राउन किंग्स में से एक कहा गया। चेरास और पांड्यास के साथ चोलास एक पावरफुल डायनेस्टी थी, जो 3rd सेंचुरी BC से लेकर 13th सेंचुरी CE तक साउथ इंडिया में रूल करती रही। इनके फेमस किंग्स में से एक थे करिकाला चोला, जिन्होंने चेरास और पांड्यास के कंबाइंड आर्मी को हराकर अपनी सुप्रीमेसी दिखाई। करिकाला सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर नहीं थे, बल्कि लोगों की भलाई के लिए बहुत काम करने वाले रूलर भी थे। उनका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था कल्याणी या ग्रैंड अनिकत, जो कावेरी रिवर पर बनाया गया एक वाटर डाइवर्जन सिस्टम था। ये इंजीनियरिंग का एक अमेजिंग एग्जाम्पल था, क्योंकि इसने कावेरी का पानी सेंट्रल और सर्दर्न डेल्टा रीजन्स में डाइवर्ट करके ज्यादा जमीन को खेती के लिए यूजफुल बनाया। इसी वजह से इस एरिया को राइस बोल ऑफ साउथ कहा गया। कल्याणी को कई
कई बार रिस्टोर किया गया और आज भी ये तमिलनाडु के लाखों लोगों को इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करता है। ये दिखाता है कि चोला सिर्फ वॉरियर्स नहीं बल्कि विजनरी प्लानर्स भी थे। सिलप्पादिकरम द टेल ऑफ द एंकलेट। फ्रेंड्स, अब चलते हैं एक फेमस तमिल एपिक सिलप्पादिकरम की कहानी की तरफ, जिसे संगम एज के बाद लिखा गया था। इनमें कन्नगी और उनके पति कोवलन की स्टोरी बताई गई है। दोनों चोला कैपिटल पुहार में खुश रहते थे, लेकिन कोवलन एक डांसर के प्यार में पड़कर अपनी सारी संपत्ति खो देता है। गलती समझकर वो कन्नगी के पास लौटता है, जो उसे माफ कर देती है और दोनों मदुराई यानी पांड्या किंगडम की कैपिटल चले जाते हैं ताकि नई जिंदगी शुरू कर सके। कन्नगी कोवलन को अपना एक एंकलेट बेचने के लिए देती है, पर कोवलन पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है और पांड्या किंग उसे फांसी दे देता है। कन्नगी अपना दूसरा एंकलेट दिखाकर अपने पति की बेगुनाही प्रूव करती है और राजा शौक में मर जाता है। गुस्से में कन्नगी मदुराई को श्राप देती है और शहर आग में जल जाता है। फिर वो चेरा किंगडम जाती है, जहाँ उसे गॉडेस के रूप में माना जाता है। आज भी कन्नगी तमिलनाडु और केरला में पूजी जाती है। ये एपिक जस्टिस, धर्म और ट्रेड से जुड़े तीनों किंगडम्स की कल्चर को ब्यूटीफुली दिखाता है। द चेरा डायनेस्टी। अब बात करते हैं चेरा डायनेस्टी की, जिसे केरला पुत्र भी कहा जाता था, मतलब सन्स ऑफ केरला। चेरास ने वेस्टर्न तमिलनाडु और केरला के रीजन्स पर रूल किया और उनकी कैपिटल थी वंजी, जो आज के करूर के पास है। चेरास ने साउथ इंडिया की कल्चर और इकोनॉमी दोनों को शेप करने में बड़ा रोल निभाया। इन्होंने तमिल लिटरेचर को सपोर्ट किया और संगम पोइट्स को पैट्रोनेज दिया। इसी वजह से साउथ इंडियन लिटरेचर इस पीरियड में बहुत ग्रो हुआ। ट्रेड में भी चेरास बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उनका रोमन एम्पायर और वेस्ट एशिया के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था। इंडिया से स्पीशीज, टिम्बर, आइवोरी और पर्ल्स जैसे प्रेशियस आइटम्स यहीं से एक्सपोर्ट होते थे, जिससे चेरा किंगडम एक इम्पोर्टेंट ट्रेड हब बन गया। द पांड्याज साउथ इंडिया की सबसे पुरानी और पावरफुल डायनेस्टीज में से एक थे, जिनका रूल तमिलनाडु और आसपास के रीजन्स में था और उनकी कैपिटल थी मदुराई। ये किंगडम कई सेंचुरीज बीसीई से ग्रो करता आया और हर नए किंग ने इसकी टेरिटरी को और एक्सपैंड किया। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज ने भी अपने वर्क इंडिका में पांड्याज को एक रिच और वेल एडमिनिस्टर्ड किंगडम बताया है, जो ग्रीक्स, रोमन्स और इंडिया के अंदर भी एक्टिव ट्रेड करते थे। खरावेला ने भी पांड्या किंगडम से हंड्रेड्स ऑफ पर्ल्स मिलने का मेंशन किया था, जो उनकी स्ट्रॉन्ग ट्रेड पोजीशन को दिखाता है। पांड्याज एक नेवल पावर भी थे, यानी समुद्री सेना में भी आगे। लेटर पांड्याज ने आर्ट, आर्किटेक्चर और रीजन की प्रोस्पेरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। उनके इंस्क्रिप्शंस बताती हैं कि किंग्स अपने लोगों की वेलफेयर के लिए डीपली कनेक्टेड थे और हर स्कूल ऑफ थॉट, चाहे रिलीजियस हो या फिलोसॉफिकल, सबको सपोर्ट करते थे। इन्वेजन्स ऑफ द इंडो ग्रीक। अब चलते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ, जहाँ इस पीरियड में एक नई डेवलपमेंट हुई, इंडो ग्रीक का अराइवल। अलेक्जेंडर के इंडिया से लौटने के बाद उसने यहाँ कुछ सट्रैप्स यानी लोकल गवर्नर्स छोड़ दिए थे। टाइम के साथ ये रूलर्स इंडिपेंडेंट हो गए और इंडो ग्रीक्स के नाम से जाने गए। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ वेस्ट रीजन यानी आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान उनके लिए इजी टारगेट बन गया। कनकरर होकर आने के बावजूद वो इंडियन कल्चर से डीपली इन्फ्लुएंस हुए। इससे ग्रीक और इंडियन ट्रेडिशंस का एक यूनिक कल्चरल ब्लेंड बना। गवर्नेंस, आर्ट, लैंग्वेज, कॉइन्स, सब में दोनों का मिक्स दिखाई देता है। विदिशा का हिलियोडोरस पिलर इस कल्चरल एक्सचेंज का बेस्ट एग्जांपल है, जहां एक ग्रीक एम्बेसडर ने भगवान वासुदेव कृष्णा की प्रेज लिखी। नॉर्थ इंडिया की एक्सकवेशंस में इंडो ग्रीक कॉइन्स मिले हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल में, जिनमें कभी ग्रीक किंग्स और कभी इंडियन डीटीज जैसे कृष्णा और लक्ष्मी की इमेजेस होती थी। इंडो ग्रीक्स का रूल फाइनली एंड हुआ जब उन पर इंडो-सिथियंस या शकास ने अटैक किया। द इमर्जेंस ऑफ द कुशानाज। अब बात करते हैं एक और एक्साइटिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कुशानाज के बारे में। इमेजिन करो, सेंट्रल एशिया से एक शक्तिशाली ग्रुप 2nd सेंचुरी सीई के आसपास इंडिया में एंटर होता है और धीरे धीरे उनका एम्पायर नॉर्थ इंडिया तक स्प्रेड होता जाता है। इनके रूल में कल्चर्स मिक्स होते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर इसका डीप इम्पैक्ट पड़ता है। उनके सबसे पावरफुल रूलर का नाम था किंग कनिष्क, जिनकी जायंट हेडलेस स्टैचू आप इमेज में देख रहे हो, 1.85 मीटर ऊंची। स्टैचू पर ब्राह्मी में लिखा मिलता है, महाराज राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क यानी ग्रेट किंग, किंग ऑफ किंग्स, सन ऑफ गॉड। ये दिखाता है कि कनिष्क अपने आप को कितना पावरफुल मानते थे। अब जरा कॉइन्स को देखो, कनिष्क के कॉइन्स एकदम स्पेशल होते थे। एक तरफ वो स्फीयर लेकर खड़े होते थे और उन्हें किंग ऑफ किंग्स लिखा होता था और दूसरी तरफ बुद्धा की फिगर ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखी होती थी। कुछ कॉइन्स पर शिवा और नंदी भी बने होते। इससे हमें समझ आता कि कनिष्क अलग अलग रिलीजन्स और आइडियाज को रेस्पेक्ट देते थे। बुद्धिज्म हो या शैविज्म, सबको इक्वल स्पेस देते थे। कुशानाज ने इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ सिल्क रूट पर कंट्रोल करा हुआ था, इसीलिए ट्रेड भी बहुत ग्रो हुआ। इंडिया, एशिया और वेस्ट दोनों से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता गया। इसी युग में इंडो ग्रीक रूलर्स के
इन्फ्लुएंस को कंटिन्यू करते हुए दोनों ग्रेट आर्ट स्टाइल्स उभर कर आए। फर्स्ट गंधर, सेकेंड मथुरा। गंधर आर्ट में ग्रीक रोमन इफेक्ट दिखा है, ग्रे ब्लैक स्टोन, रियलिस्टिक बुद्धा इमेजेस विद फ्लोइंग रोप्स। दूसरी तरफ मथुरा स्टाइल पूरा इंडियन था, रेड स्टोन, इंडियन डीटीज जैसे कुबेर, लक्ष्मी, शिवा, बुद्धा और यक्षास की फुलर स्मूथ फिगर्स। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद ये पीरियड एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट बना, जहाँ स्टाइल्स मिक्स हुए, रिलीजन्स को एक्सिस्ट हुए और संस्कृत लिटरेचर भी फ्लरिश हुआ। इसी समय महाभारत और रामायण जैसे बड़े टेक्स्ट का कंपोजिशन हुआ। ये सब देखकर हम समझते हैं कि हिस्ट्री एक टेपेस्ट्री की तरह है, जिसमें हर रूलर, हर कल्चर, हर आर्ट स्टाइल एक धागा बनकर मिली जुली कहानी बनाता है। कुशाना आर्ट, गंधर एंड मथुरा स्टाइल्स। आप जो इमेजेस देख रहे हो, ये कुशाना पीरियड के रिच आर्ट ट्रेडिशन को शो करती है। ऊपर का सीन बुद्धा की डेथ का गंधर स्टाइल में बनाया गया है, जहाँ फिगर्स रियलिस्टिक, डिटेल्ड और ग्रे ब्लैक स्टोन में कार्व्ड होते थे। सेकंड इमेज बोधिसत्व मैत्रेय का है, एलिगेंट रोब्स और ग्रीक इन्फ्लुएंस के साथ। तीसरी इमेज में शिवलिंग की वर्शिप दिख रही है। नीचे मथुरा स्टाइल के वर्क्स है, रेड स्टोन के साथ फुलर इंडियन फिगर्स जैसे कार्तिकेय और अग्नि के अट्रैक्टिव स्कल्पचर्स। और लास्ट इमेज में एक स्टैंडिंग बुद्धा है, जो दोनों स्टाइल्स के फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। इन सब आर्ट वर्क से हमें पता चलता है कि कुशाना युग के आर्ट एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट था, ग्रीक, सेंट्रल एशियन और इंडियन आइडियाज का परफेक्ट ब्लेंड। टाइमलाइन ऑफ द डायनेस्टीज। बच्चों, ये कलरफुल टाइमलाइन हमें दिखाती है कि मौर्यन एम्पायर के बाद का इंडिया कितना बिजी और एक्साइटिंग पीरियड था। अराउंड 200 BC पुष्यमित्र शंगा की डायनेस्टी शुरू होती है, फिर लगभग 100 BC के आसपास खरवेला ऑफ द छेदीज एक स्ट्रॉन्ग रूलर के रूप में उभरते हैं। इसी समय इंडो ग्रीक्स और शाकास नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंटर होते हैं। आगे चलकर सतवाहना साउथ में पावरफुल बन जाते हैं और साउथ इंडिया में छोला, चेरा और पांड्या किंगडम्स लगातार ग्रो कर रहे होते हैं। सीई की तरफ बढ़ते हुए हमें गौतमी पुत्र, सतकर्णी, करिकाला, चोला और फिर अराउंड 100 सीई के बाद कनिष्क जैसे महान रूलर्स दिखाई देते हैं। ये टाइमलाइन हमें क्लियरली बताती है कि एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे किंगडम्स एक साथ राइज, स्प्रेड और इंटरेक्ट कर रहे थे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी सपोर्ट से ही हम ग्रो होंगे और जितना हम ग्रो होंगे उतना ही और बेटर एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए बना पाएंगे। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय।